देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र में जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है तब से ही इस सरकार को लेकर संकट गहराता रहा है। इस सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि ये सरकार आखिरकार कैसे बच पाएगी। लगातार ये सरकार सवालों के घेरे में आती रही है, चाहे वो साल 2020 में हुआ सुशांत मामला हो या फिर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा अभी हाल ही में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए गंभीर आरोप हो। सरकार पर बार बार सवाल उठे हैं कि आखिरकार राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कैसे इस सरकार को बचा पाएंगे। बार बार यही सवाल है कि उद्धव ठाकरे कैसे अपने पिता की विरासत और राज्य में चल रही अपनी सरकार को कैसे बचा पाते हैं। आए दिन ये सवाल खड़े होते हैं और हाल ही में हुए इस परमवीर सिंह वाले कांड में तो सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आई थी। तो सरकार बचाने के लिए उद्धव ठाकरे कौन कौन से कदम उठाते हैं, देखते रहिए हमारी इस रिपोर्ट में। साल 2013 में अप्रैल महीने की बात है। कुछ ही महीने पहले बाल ठाकरे का निधन हुआ था। राज ठाकरे शिवसेना से अलग होकर मन से बना चुके थे। तब उनकी दो सभाएं थी, एक जलगांव में और दूसरी मुंबई की सभा थी। निश्चित ही महाराष्ट्र की सियासत का ये एक महत्वपूर्ण फेज था। दो वजहों से शिवसेना पहली बार बिना बाल ठाकरे के दो बड़े चुनावों के मुहाने पर थी और मन से चीर कर राजनीतिक भविष्य तय होना था। बाल ठाकरे ने भले ही बहुत पहले शांत, धीर, गंभीर और शारीरिक भाषा से अराजनीतिक दिखने वाले उद्धव को अपनी विरासत सौंप दी थी, लेकिन शिव सैनिकों के मन में गहरे बैठे उनके भतीजे का जादू बरकरार था। उत्तर भारत की कई राजनीतिक रैलियां देखी और सुनी गई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, काशीराम और मायावती की सभाओं को छोड़ दिया जाए तो कम से कम अभी तक वैसा स्फूर्त राजनीतिक जलसा कभी नहीं देखा गया। राज को सुनने के लिए लोग खुद चल कर आए। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। ये सब इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस समय बाल ठाकरे ने बेटे को भले ही कमान सौंप दी थी, लेकिन शिवसेना समर्थकों का मिजाज उन्हें राज ठाकरे के पास लेकर गया। उस वक्त महाराष्ट्र में बाला साहेब से राज ठाकरे की तुलना होती थी, परछाई तक बताया जाता था, जबकि राज के सामने उद्धव को बहुत कमजोर माना जाता था। शिवसेना के बहुतायत समर्थकों का भी निष्कर्ष साफ था कि पुत्र मोह में बाला साहेब ने गलती की, लेकिन चुनौतीपूर्ण माहौल में आगे के नतीजे ठीक उलट हैं। राज आंशिक सफलताओं में चूक गए हैं। उनके प्रशंसक बने रहे। सुनने के लिए अभी भी स्फूर्त भीड़ पहुंचती है, मगर ये कभी वोट में तब्दील नहीं हुआ। नतीजा सामने है। आज राज ठाकरे लगभग राजनीतिक हाशिए पर हैं। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की उपलब्धि को लें तो साफ पता चलता है कि उन्होंने लोगों के आकलन को झूठा साबित किया और उम्मीद से बहुत ज़्यादा हासिल भी किया। बाला साहेब और राज ठाकरे की कमी से शिवसेना को नुकसान भी हुआ। 3 दशक में पहली बार बीजेपी से अलग अकेले चुनाव में उतरना पड़ा। उद्धव के नेतृत्व में अकेले चुनाव लड़कर भी शिवसेना का प्रदर्शन काडर के भरोसे और पार्टी की ताकत को बताने के लिए काफी था। अकेले लड़कर भी शिवसेना राज्य में संख्या बल और वोट शेयरिंग के हिसाब से मोदी में बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी थी। पहली बार राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर बीजेपी संघ पार्टी को छोटे भाई की भूमिका में आना पड़ा। तब भी शिवसेना ने भरसक कोशिश की थी कि किसी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाया जाए। हालांकि एनसीपी संघ बीजेपी के गठबंधन की भनक से शिवसेना परेशान हो गई और आनन फानन में उसे समझौता करना पड़ा। अब तक महाराष्ट्र में राजनीति की एक धुरी पर काबिज उद्धव पार्टी की प्रासंगिकता बनाए रखने में कामयाब रहे। शिवसेना की राजनीति का सबसे खराब समय दरअसल इसके बाद शुरू होता है। 2019 में बीजेपी संघ लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने और स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बाद पर्दे के पीछे के समझौतों की वजह से उद्धव मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अड़ गए। बीजेपी के मान मनोबल पर भी नहीं पिघले। जनादेश में सत्ता की रेस से बाहर कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन बना लिया। इस बीच अजीत पवार के साथ बीजेपी ने नाटकीय ढंग से सरकार भी बना ली, लेकिन कुछ ही घंटों में उसका अंत वैसे ही हुआ जैसे सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ही उद्धव ठाकरे ने नया गठबंधन बनाया। ठाकरे की कोशिश थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी को पछाड़कर वो पार्टी को पुरानी भूमिका में लेकर जाएंगे, लेकिन माहौल बता रहा था कि ठाकरे ने साख बचाने के लिए जो रास्ता चुना वो पार्टी की राजनीतिक भविष्य पर ही सवाल करने लगी। 2019 में भी एनसीपी से मामूली बढ़त लेते हुए शिवसेना दूसरा सबसे बड़ा दल है 56 सीटों के साथ, लेकिन चुनाव बीजेपी संग लड़ा था। हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहने वाला ठाकरे परिवार सत्ता एक झटके में लोलुप साबित हो गया।
सालों कांग्रेस और एनसीपी की खिलाफत कर पार्टी ने जो जमीन तैयार की थी, नए गठबंधन की वजह से उस पर भी बट्टा लग गया। पार्टी काडर हैरान था। शिवसेना नेताओं के अचानक से सुर बदल गए थे और वो बीजेपी ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रहार कर रही थी। बीजेपी के प्रचार तंत्र ने इन कई चीजों को कैंपेन की तरह सोशल मीडिया में उद्धव के खिलाफ चलाया। हो सकता है कि लोगों को उद्धव की जो सत्ता लोलुपता दिखी वो इसी कैंपेन का भी नतीजा हो, लेकिन 2019 के बाद की शिवसेना बिल्कुल अलग थी। सोशल मीडिया के बहसें शिवसेना के चरित्र पर सवाल कर रही थी। सार्वजनिक मंचों पर हिंदुत्व के राजनीतिक एजेंडा का विरोध करने वाले शिवसेना के बचाव में तर्क गढ़ रहे थे। पार्टी भी अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदा देने और हिंदुत्व के दूसरे मुद्दों पर बार बार राय पार्टी की राय दोहराती रही, लेकिन उद्धव की पूरी मशीनरी सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि भले ही वो मुख्यमंत्री हैं, सत्ता की चाबी शरद पवार और सोनिया गांधी के हाथ में है। शुरुआत से अब तक कोरोना मामलों के नियंत्रण में सरकार की भूमिका और वाजे प्रकरण में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फेल नजर आए। ठाकरे सरकार चौतरफा सवालों में थी, लेकिन उस पार्टी ने भी आगे बढ़कर मोर्चा लेने का साहस नहीं दिखाया, जिसके मंत्री पर संगीन आरोप लगे थे। आरोप ठाकरे के दामन पर भी थे। यहाँ पहली बार सरेआम दिखा कि उद्धव ठाकरे एक असहाय मुख्यमंत्री हैं, जो मात्र शरद पवार की कृपा से कुर्सी पर बैठे हैं। क्यों, इसका जवाब कहीं नहीं दिखता। मुख्यमंत्री के रूप में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अनिल देशमुख को बचाने के लिए एनसीपी का दबाव सरकार पर साफ दिखा। नई राजनीतिक आशंकाओं से जब शरद पवार पीछे हटे, तब देशमुख ने इस्तीफा दिया। ठाकरे परिवार, जिसके एक इशारे पर मुख्यमंत्रियों की कुर्सियां डगमगाने लगती थी, कुर्सी के बोझ तले उसके सबसे बड़े नेता दबा नजर आया। इसकी वजह है उद्धव, जिन्होंने बाल ठाकरे के बाद किसी तरह विरासत को संभाल कर रखा था, बीजेपी को पीछे छोड़ने के चक्कर में लगभग गवाते नजर आ रही हैं। सिर्फ कुर्सी भर के लिए उद्धव किसी भी स्तर तक पहुंच गए। ये वही परिवार है जो कभी मुख्यमंत्री बनवाता था। पालघर में साधुओं की लिंचिंग से शिवसेना ने हिंदुत्व के कॉपीराइट पर बट्टा लगवा लिया और कोरोना महामारी में सरकार की भूमिका ने अक्षम मुख्यमंत्री साबित कर दिया। रही सही कसर पहले सुशांत के निधन केस और बाद में वाजे प्रकरण ने पूरी कर दी। सीधे मुख्यमंत्री तक पर आरोप लगने लगे। एक मुख्यमंत्री जिसकी सरकार में देश विरोधी साजिशें, आपराधिक कुचक्र रचा जा रहा था। परमवीर सिंह की चिट्ठी के मुताबिक एक मुख्यमंत्री जो सब कुछ जानते हुए भी निष्क्रिय था या कुछ करने की स्थिति में ही नहीं था। शिवसेना समर्थकों के लिए इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है। वाजे प्रकरण में जिस तेजी से सियासी घटनाक्रम बदले हैं, उसमें बंगाल चुनाव के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। अब भी उद्धव के पास विकल्प एक फिर से है कि बीजेपी के साथ जाने का बना हुआ है। ताकत और जमीनी सच्चाई में शिवसेना की भूमिका छोटे भाई की ही बचेगी, लेकिन अगर नहीं गए और एनसीपी ही महाविकास अघाड़ी से निकल गई तो फिर क्या। सवाल यही है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी लड़ाई में उद्धव ठाकरे के हाथ शून्य से ज्यादा क्या बचेगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता के बीच उनके पास कुछ कहने को नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी ने पिछले 7 सालों में जो हैसियत बनाई है, उसमें शिवसेना के लिए मजबूत जमीन नजर नहीं आती। पार्टी साफ तौर पर तीसरे नंबर पर पहुंचती दिखाई दे रही है। यानी अब शायद ही बाल ठाकरे की विरासत उद्धव के काम आए, जिस पर दावा करने के लिए राज ठाकरे फिर कोशिश करने के मूड में दिख रहे हैं। वाजे प्रकरण के बाद राज ठाकरे ने जिस आक्रामकता से उद्धव सरकार पर सवाल उठाए थे, वो काबिले गौर है। राजनीति में हर तरह की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि सरकार बचाने के लिए उद्धव ठाकरे आखिरकार कौन से वो कदम है जो वो उठाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।